हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया। आई होप आप सभी फिट होंगे, हेल्दी होंगे और एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो देखिए, आज के सेशन में मैं आपके लिए 2 वीक्स की न्यूज़ लेकर आया हूँ। जुलाई मंथ के सेकंड एज वेल एज थर्ड दोनों वीक के हम न्यूज़ आज हम कवर करेंगे, जिसमें पैटर्न ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको मिसलेनियस न्यूज़ बताऊंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो उनको हम स्टार्टिंग में करेंगे। फिर उसके बाद हम नेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे और लास्ट में हम वो न्यूज़ पढ़ेंगे जो स्टेट से रिलेटेड होंगी। तो ऐसे हम इस 2 वीक में जितनी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ रहेंगी वो सारी की सारी हम कवर कर लेंगे। सो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इनको अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $400 मिलियन रिजुवेनेशन ऑफ रिवर गंगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे सैक्रेड नदी कौन सी है? गंगा। तो इस गंगा नदी को साफ करने का प्रयास 1970 से ही चलता आ रहा है। तो देखिए, इसको अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या आया कि वर्ल्ड बैंक ने गंगा को रिजुवेनेट करने के लिए, इसकी सफाई के लिए और इसके अराउंड जितनी भी जो दुकानें होंगी या फिर जितने भी रीजन होगा उसको और इम्प्रूव करने के लिए $400 मिलियन दिया है। ठीक है, तो ये दिया किसने? ये आपने याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। किस प्रोजेक्ट के लिए दिया है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट आप जानते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है इस प्रोजेक्ट को, टू क्लीन गंगा रिवर। तो इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि ये जो गंगा रिवर है भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, और ये बहुत सारी स्टेट्स को क्रॉस करके जाती है, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। और इसमें देखिए, हम एक्स्ट्रा ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ऐसे आपने हर न्यूज़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देने हैं, ठीक है, और साथ साथ आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो यही मेन एम है कि गंगा रिवर को दोबारा हेल्दी एंड और क्या कहते हैं बिल्कुल क्लीन की जाए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूज़ जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट को $400 मिलियन अमाउंट दी है। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज़ देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस महा जॉब पोर्टल। अब देखिए, कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम आ चुकी है, जितने भी हमारे स्किल्ड, अनस्किल्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी वर्कर हैं उनको क्या कहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज रुक चुकी हैं। ठीक है, और जो वहाँ पर लेबर थी, वर्कर थे, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन चुकी है, तो यहाँ से निकलने के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई प्रयास करती जा रही है। जैसे हमने लास्ट वीक भी पढ़ा था, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट एक केरला गवर्नमेंट लेकर आई थी। तो ऐसे हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग लेकर प्रोजेक्ट आ रही है। तो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस महा पोर्टल में क्या होगा कि जितने भी महाराष्ट्र में स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर और जो वर्कर होगी, तो उनके लिए जो एम्प्लॉयर होगा और एम्प्लॉय के बीच में एक एज अ ब्रिज काम करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन्होंने एक महा पोर्टल बना दिया है। तो आपने ये याद रखना है, महा पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो देखिए, एक बार रीड कर लेते हैं। महा जॉब पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। द जॉब पोर्टल हैज़ बीन रोल्ड आउट टू ऑफर री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द रेजिडेंट्स। जो वहाँ के रहने वाले हैं, तो उनके लिए उन्होंने री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। द पोर्टल विल हेल्प इन रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉय। तो ये सिंपल आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि एज अ ब्रिज काम करेगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, तो उनको ढूंढने में हेल्प करेगी कि कैसा एम्प्लॉय उनको चाहिए, तो वो थ्रू पोर्टल ऐसा काम करेगी। तो ये किसने काम किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र की बात करूँ, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नमेंट कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। सो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, अगली न्यूज़ देखते हैं। तो यूएसए फॉर्मली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए, हमने ये न्यूज़ तो बहुत टाइम से ही चलती आ रही है, यूएसए एग्जिट करने वाला है डब्ल्यूएचओ को। तो अब उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर तक 2021 तक हम फॉर्मली एग्जिट कर देंगे डब्ल्यूएचओ को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट कर देंगे यूएसए। तो इसमें देखिए, हम एक्स्ट्रा क्या समझ सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ के बारे में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड कौन है? टेड्रोस एधनम। 1948 में डब्ल्यूएचओ बना और जिसका हेडक्वार्टर डब्ल्यूएचओ का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर अमेरिका का ये कहना था कि जैसे कि हम डब्ल्यूएचओ में $450 मिलियन के करीब हर साल अमाउंट देते हैं, वेयर एज जो चाइना है वो सिर्फ $40 मिलियन वहाँ पर देता है, फिर भी डब्ल्यूएचओ एक चाइनीज सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तो वो हर एक डिसीजन चाइना के फेवर में करती है और
डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि जो ये कोविड की प्रॉब्लम उन्होंने हमसे छुपा रखी, इसमें भी WHO के ऊपर चाइनीज़ का प्रेशर था। तो इसी वजह से अब WHO के ऊपर से वो अपना जो उनका फंडिंग था वो भी रोक देगा और WHO को वो ऑफिशियली एग्जिट भी कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इनके ओपोनेंट रहेंगे, ओपोजिशन में जो ओपोजिशन में खड़े हैं जो बाइडन, उनका ये कहना है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये जो फैसला होगा इसको विड्रॉ कर देंगे, ठीक है, मीन्स हम WHO से एग्जिट नहीं करेंगे। ये जो बाइडन का कहना है। तो ये देखा जाएगा जब नवंबर इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद की कहानी एक डिफरेंट हो सकती है। तो वर्ल्ड USA की बात करें, USA जिसकी कैपिटल क्या है वॉशिंगटन DC, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, और करेंसी क्या चलती है वहाँ पर US डॉलर। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020। अभी देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिस रिपोर्ट का ये कहना है कि दुनिया में जो ग्लोबल ई वेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है ना, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो रिसाइकल नहीं हो पा रहा। इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18% से भी कम ग्लोबल वेस्ट जो है, ग्लोबल ई वेस्ट जो है वो सिर्फ रिसाइकल होता है, 18% से भी कम। तो आप बाकी जो 82% के करीब जो बना वो उसका सोचिए क्या हाल होता होगा, वो एक इकट्ठा ही होते जा रहा है। तो 18% से भी कम सिर्फ रिसाइकल हो रहा है। ये कौन कह रहा है? ग्लोबल ई रिपोर्ट ने बोला है। तो ग्लोबल ई वेस्ट रिपोर्ट ये कह रही है। तो इसमें देखिए हम अगर पॉइंट्स ध्यान से देखें कि दुनिया में 53.6 मिलियन टन ग्लोबल ई वेस्ट इकट्ठा हुआ है पिछले 2019 में, ठीक है ना। पिछले एक साल की अगर हम रिपोर्ट चेक करते हैं तो पिछले साल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 53.6 मिलियन टन ग्लोबल ई वेस्ट इकट्ठा हुआ। तो इसमें से सिर्फ 18% के करीब सिर्फ रिसाइकल हो रहा है, बाकी सारा वेस्ट हो रहा है। और इसमें ये भी आप देखिए सबसे ज़्यादा वेस्ट जो हो रहा है वो एशिया कॉन्टिनेंट से होता है इकट्ठा। तो एशियन कॉन्टिनेंट से 24.9 मिलियन टन जो वेस्ट होता है वो इतना इकट्ठा हो रहा है। तो देखिए इसमें हमें यही ध्यान देना है कि ये जो रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि हमें जो अपना वेस्ट है उसको रिसाइकल करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूजेज करना है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें यही बताएगा कि हमारे लिए इन फ्यूचर कितना खतरा हो जाएगा अगर हम इसको प्रॉपरली रिसाइकल करना ना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर जब तक रिसाइकल नहीं होगा तब तक हमारे लिए ये एक दुविधा बनती रहेगी और बनी रहेगी, ठीक है। तो ये रिपोर्ट थी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, ग्लोबल ई वेस्ट के ऊपर। और इसमें अगर मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देखने हो तो हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है एशिया, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट वो आप बोल सकते हैं ओशेनिया। और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो भी एशिया ही है। और सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट अगर बात करें तो वो एंटार्क्टिका कहलाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, मतलब रिसर्च सेंटर ही है वहाँ पर सारे, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंडिया रैंक 31st इन इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020। इन्फॉर्म मीन्स इंडेक्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें कि जितने भी अगर वर्ल्ड वाइड आप चेक करें अलग अलग कंट्रीज़ में रिस्क जोन अलग अलग होंगे, ठीक है ना। कहीं पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर रहते होंगे, कहीं पर मतलब हमारी जो सोसाइटी में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चलती है कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर वो हमेशा खतरे में महसूस करते हैं। तो एक ऐसा इंडेक्स रिलीज़ किया गया जिसमें बताया गया कि जो रिस्क फैक्टर है वो नेचुरल डिज़ास्टर से हो सकता है, पॉवर्टी से हो सकता है, सोशल इनजस्टिस से हो सकता है। तो इन फैक्टर्स को मिलाकर देखा जाए, नेचुरल डिज़ास्टर, पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस, इन फैक्टर को अगर इकट्ठा किया जाए तो इनके अकॉर्डिंग देखा जाए दुनिया में सबसे डेंजरस अगर कोई कंट्री है वो है सोमालिया, ठीक है, जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर, पॉवर्टी और सोशल जस्टिस, ठीक है ना, सोशल इनजस्टिस, तो इन तीनों के बेसिस पे वहाँ पर रहना सबसे मुश्किल है। तो टॉप पे जो कंट्री रहा मीन्स वो सबसे बुरा कंट्री होगा, ऐसे आपने याद रखना है। तो टॉप पे जो रैंक 1 कंट्री आया वो आया सोमालिया, सेकंड पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और आपने याद रखना है इंडिया का रैंक क्या है। सो इंडिया रैंक 31st। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इंडिया किस रैंक पे आता है। तो इंडिया का रैंक है 31st रैंक है इंडिया का। सो चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं अब हम। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलाउज लॉन्च ऑफ कोरोना कवच इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो देखिए अब हुआ क्या है कि हमारे इंडिया में जो रेगुलेटिंग बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर में वो कौन सी है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि 1999 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में, और ये इसके इस समय चेयरमैन कौन है, सुभाष चंद्र खुंटिया। अब हुआ क्या है, जो IRDAI है
इनके लिए इस बार जो कोविड-19 था, ये तो हमारे लिए सभी के लिए नई चीज़ थी, तो इससे रिलेटेड कोई पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं थी। तो अभी जो IRDA है, ये नई पॉलिसी, जो नई पॉलिसीज़ होंगी कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस होंगी, वो अब लेकर आई है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि IRDA जो नई पॉलिसीज़ गाइडलाइंस लेकर आई है, अंडर विच थीम लेकर आई है, तो वो क्या नाम रखा है जिसके अंडर ये गाइडलाइंस आ रही हैं, तो वो नाम क्या है, कोरोना कवच। तो कोरोना कवच इंश्योरेंस पॉलिसी, तो अब ये नाम है। तो आपने याद रखना, अगर आपने कोरोना से रिलेटेड कोई पॉलिसी लेनी है तो उसका नाम क्या होगा, कोरोना कवच इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये नाम किसने दिया है, IRDAI ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर हैदराबाद, 1999 में बना, और चेयरमैन कौन है, सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिसलिनियस में देखिए आखिरी न्यूज़ अब हम पढ़ते हैं, इंडिया रैंक थर्ड इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स का मतलब क्या है कि इस इंडेक्स में ये बताया जाएगा कि कौन सी कंट्रीज फेवरेबल रहेंगी जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, तो इंडिया का इसमें रैंक थर्ड आया, मतलब हम अच्छी पोजीशन में हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फेवरेबल कंडीशंस हैं और अच्छी लोकेशंस हैं जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। सो इंडिया रैंक थर्ड इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, मतलब इसमें जो नीचे रैंक पर होंगे वहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां पर काम करवाया जाए। तो देखिए इसके बारे में अगर हम रीड करते हैं, ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, ये USA बेस्ड एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी है जिसका नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड। तो इसमें ये बताया गया जो कंट्रीज टॉप पे है उसका नाम आपने याद रखना है कि टॉप पे जो कंट्री है जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, वो है चाइना, दूसरे पे USA, और हमारा रैंक एक इम्प्रूव हो गया पिछले साल से। तो हम किस रैंक पर आ गए, हमारा रैंक थर्ड हो चुका है। तो टॉप पे कौन है, चाइना, सेकंड पे USA एंड थर्ड पे इंडिया। ठीक है, तो ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है थर्ड। वेयर एज हमने जो पढ़ा था पीछे कि इन्फॉर्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक 31st आया था। तो आई होप ये मिसलिनियस जो न्यूज़ थी ये आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ। सो नेशनल न्यूज़ में देखिए सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि हमारे इंडिया में अपना एक खुद का सोशल प्लेटफॉर्म बनाया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, जैसे कि हम जानते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप। तो इन सभी फीचर्स के साथ, इन सभी को कंबाइन करके हमने एक अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको नाम दिया है एलिमेंट। तो इस एलिमेंट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, ये जो एलिमेंट सोशल मीडिया ऐप बनाई गई है, ये बनाई गई है सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के द्वारा। तो सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के द्वारा ये जो ऐप बनाई गई एलिमेंट्स, इसको इनॉग्रेट किसने किया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने। तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारे इंडिया के द्वारा सोशल मीडिया ऐप बनाई गई है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एलिमेंट्स। और ये बनाई किसके द्वारा गई है, सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के द्वारा बनाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आई होप ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया जो कि 750 मेगावाट का था। तो ये अभी हुआ कहाँ पर है इनॉग्रेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो 750 मेगावाट का मध्य प्रदेश में रेवा रीजन में, तो मध्य प्रदेश के रेवा रीजन में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। ये कितने मेगावाट का, ये आपने याद रखना है, 750 मेगावाट। कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, मध्य प्रदेश के रेवा रीजन में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 3 यूनिट्स है, 250 ईच, 250 टोटल 750 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में। तो ये आपने पॉइंट जरूर याद रखना। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश है वहाँ के अभी गवर्नर जो थे लालजी टंडन, उनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। तो उनकी जगह अभी ये चार्ज किसको मिल गया, यूपी की जो इस समय गवर्नर है आनंदीबेन पटेल इस समय मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज संभाल रही है। ठीक है, तो ये आपने एक्स्ट्रा पॉइंट भी ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उन्होंने बताया कि हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जो है हमारा इस साल कौन है, अमेरिका ही है। जो अमेरिका इंडिया में ट्रेड करता था वो पिछले साल से भी बढ़ गया है। सो 2019-20 में देखा जाए पिछले साल से कितना इंक्रीज हुआ है, पिछले साल था 87.96 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा था, वेयर एज इस साल जो हुआ 2019-20 फिजिकल ईयर में वो हुआ 88.75 बिलियन डॉलर का।
तो देखिए चाहे वो थोड़ा परसेंट ही है, ठीक है ना, $0.79 बिलियन का ही इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन इंक्रीमेंट तो हुआ ही है। और यूएसए इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो आपने ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि हमारा इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, अमेरिका, ना कि कोई चाइना ना रशिया, ठीक है। आप लोगों ने ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगली न्यूज देखिए, ईरान हैज ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट। अब देखिए ये तो बहुत बड़ा न्यूज़ था कि जो इंडिया और ईरान के बीच में जो अच्छे रिलेशंस थे, तो इंडिया ने एज अ गुडविल के लिए वहाँ पर एक रेलवे प्रोजेक्ट बनाना था, जो कि ईरान के चाबहार से जहेदान रीजन तक वो रेलवे प्रोजेक्ट चलना था। लेकिन उस रेलवे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्या रही कि वो पिछले 4 साल से वो लटकता ही आ रहा था, ठीक है। हमारे यहाँ पर अभी प्रॉपर इसकी इंक्वायरी नहीं है कि हम उसको बता पाएँ कि क्या कारणवश वो नहीं हो पाया, बट करप्शन के चार्जेस कोई बता रहा है या कुछ मिसमैनेजमेंट के पॉइंट्स भी अभी चल रहे हैं कि जिसकी वजह से हमने क्या किया, ईरान में अपना जो ये प्रोजेक्ट था, जो ये वादा था, वो कंप्लीट नहीं कर पाए। जिसकी वजह से अब क्या हुआ, जो ईरान है वो किसकी तरफ मूव कर गया, चाइना की तरफ। तो चाइना ने अब ईरान को अगले 25 सालों के लिए $400 बिलियन वहाँ पर इन्वेस्ट करने का वादा कर दिया। तो अब चाइना ईरान में $400 बिलियन इन्वेस्ट करेगा अगले 25 सालों के लिए। इट मीन्स जो हमारा फ्रेंड ईरान था वो अब किसके हाथ में जा रहा है, चाइना के हाथ में जा रहा है, ठीक है। अब चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेरना एक तरीके से शुरू कर दिया हुआ, ठीक है ना। ईरान चला गया, पाकिस्तान ऑलरेडी उसके फेवर में है, नेपाल को अपनी तरफ खींचते जा रहा है, ठीक है। और श्रीलंका में भी देखिए उसका डोमिनेंस है, इंडियन ओशन में भी वो अपना कंट्रोल जमाते जा रहा है। वेयर एज इंडिया को, अगर इंडिया क्वाड एक्सरसाइज जो मालाबार एक्सरसाइज होनी है, उसमें इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट करता है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी रहेगी। तो वो देखते हैं अब इंडियन गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर डिसीजन लेगी। तो वो आने वाले दिनों में हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर रहेगी कि अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया तब चाइना का क्या रिस्पांस रहेगा इस मुद्दे के ऊपर। तो चलिए वो तब की तब देखेंगे। तो अब हम देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ में। अगला देखिए, प्रज्ञता गाइडलाइंस हैव बीन रिलीज फॉर डिजिटल एजुकेशन। तो इसमें देखिए आपने तो एक फुल फॉर्म याद रखनी है प्रज्ञता की, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपने टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको कम से कम करे, प्लस इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको कैसे हम प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर पाए। तो उन्होंने एक प्रज्ञता गाइडलाइंस बनाई है। तो प्रज्ञता गाइडलाइंस की आपने फुल फॉर्म देख लेनी है। तो देखिए प्रज्ञता की फुल फॉर्म क्या है, प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक मीन्स टॉक, असाइन, ट्रैक एंड एप्रिशिएट। तो इन पॉइंट्स को एक टीचर अपने स्टूडेंट से बात करते समय ध्यान रखेगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स को भी सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपनी बातें टीचर को बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ में समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और टीचर्स को भी ऐसे स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि वो बच्चों की बातों को समझ पाए। तो आई होप ये भी न्यूज़ आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। ये एचआरडी मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। तो जिसके मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल उर्फ निशांक, ठीक है। तो ये आपने नाम भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड a post-COVID coach to prevent the spread of COVID-19 वायरस इन्फेक्शन। अब देखिए अब कुछ समय बाद जब रेलवेज चलना स्टार्ट हो जाएगी और फुल फ्लैज चलेगी, तो उसमें देखिए फिर डर रहेगा कि कहीं ये वायरस की वेव दोबारा ना आ जाए, ठीक है ना, यहाँ से ना फैल जाए। तो इसके लिए जो हमारे कपूरथला में रेलवे फैक्ट्री है, तो वो क्या कर रही है, अब कोचेस को इस अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जा रहा है कि वहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर वे से जो पैसेंजर्स बैठेंगे वो एक गैप मेंटेन रखें, ठीक है ना, एक डिस्टेंस मेंटेन रहे वहाँ पर, प्लस वहाँ पर सैनिटाइजर्स की जो सुविधा हो वो प्रॉपर हो। तो ऐसे पूरा पोस्ट कोविड कोच बनाए जा रहे हैं जिसमें क्या होगा, आफ्टर दिस कोरोना इफेक्ट तो हम उसको कैसे कंट्रोल और कर पाएँ, अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। तो ये किया जा रहा है इंडियन रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवे की जो प्रोडक्शन यूनिट है रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, कपूरथला। तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। रेलवे मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट केबल्ड स्टेड रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज। तो इसमें देखिए आपने ध्यान रखना है कि इंडिया में रेलवे ब्रिजेस बहुत है, लेकिन केबल आप जानते होंगे, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि एक ही वहाँ पर खंभा होगा और उसके साथ केबल्स लगी होंगी। ये क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ऐसा केबल स्ट्रेट ब्रिज फॉर रेलवे बनने वाला भारत का ये पहला होगा।
और ये बन कहाँ पर रहा है, अंजी खाद रीजन में, ठीक है ना। तो आप कटरा से अंजी वहाँ पर एक रूट पड़ता है जो कि आगे जाके ये एक उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, इस रूट को जोड़ने के लिए ये एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ की कनेक्टिविटी के लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है, रेलवे ब्रिज। जहाँ जहाँ पर रेलवे पहुँचेगी इट मीन्स वहाँ पर प्रोग्रेस आएगी ही आएगी। तो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का सिंबल है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे ने ही ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कहाँ से, ये जो कटरा टू अंजी बन रहा है ये जो ब्रिज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज रहेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 467 किलोमीटर के करीब है, 467 मीटर के करीब है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ किलोमीटर के करीब ये ब्रिज बन रहा है। तो इस ब्रिज की जो इम्पोर्टेंस है ये वहाँ के रीजन की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपने ये याद रखना है, इंडियन रेलवे अंजी खाद ब्रिज जो बना रही है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये देश का सबसे ऊंचा, ठीक है ना, अगर बन जाएगा ये प्रॉपरली चलेगा तब ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहलाया जाएगा। सो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई और आपने इसको जरूर याद रखना। अंजी खाद ब्रिज ये कहाँ पर बन रहा है, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजीनियस डेवलप्ड निमोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो निमोनिया के ऊपर हमने पहली वैक्सीन अपने इंडिया में बनाई है। तो इंडियाज इंडिजीनियसली बिल्ड निमोनिया वैक्सीन हमने तैयार कर ली है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। और ये जो वैक्सीन हमने तैयार की है ये किस कंपनी ने बनाई है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे में ने बनाई है। और यही सेरम इंस्टीट्यूट इस समय इंडिया में लीड कर रहा है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में भी, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरम, ठीक है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम क्या है, निमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NABARD हैज लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ ₹44 लाख इन अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार में डेवलपमेंट के कार्य के लिए वहां पर जो रूरल रीजन में लोग स्किल्ड लेबर रहती होगी तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए 44 लाख रुपीस NABARD इन्वेस्ट करेगा, सच दैट वहाँ पर भी जो लोग हैं उनको रोजगार मिल पाए। वो जो वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेंगे और अपने साथ ही जोड़कर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करेंगे। ये काम कौन करने जा रहा है, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इंटरनेशनल न्यूज़ और मेरा तो फेवरेट रहता है इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना, ठीक है। तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, आपको भी बहुत अच्छे से ये इंटरनेशनल न्यूज़ अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाएगी और समझ में भी आएंगी। तो चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ में देखते हैं कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, तो अब उनकी जगह पर आए कौन है, ये हमारे लिए इस वीक की न्यूज़ बन गई। तो जीन कैस्टेक आए थे नए प्राइम मिनिस्टर बन के एडवर्ड फिलिप की जगह। तो जीन कैस्टेक जो आप इमेज देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जीन कैस्टेक है जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं फ्रांस के। तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, एमेनुअल मैक्रोन। वहाँ की कैपिटल क्या है, पेरिस। और करेंसी वहाँ पर क्या चलती है, यूरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट में, तो आपने ये याद रखना है, जीन कैस्टेक। नेक्स्ट आगे देखिए, Israel Defense Ministry has announced successful launch of new OFAC-16 spy satellite। अब देखिए हर स्टेट, हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई सैटेलाइट रिलीज करती है। कोई कम्युनिकेशन पर्पस के लिए रिलीज करती है, कोई टेली ब्रॉडकास्टिंग के लिए करती है, कोई टेली कम्युनिकेशन के लिए करती है, कोई स्पाइंग के लिए करती है, कोई हमारे एनवायरनमेंट या फिर मेट्रोलॉजिकल नॉलेज को लेने के लिए करती है, ओशनोग्राफी के लिए करती है, सर्विलेंस के लिए करती है। अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग सैटेलाइट रिलीज करती है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि हमें बताना पड़ता है कि ये स्पेसिफिक सैटेलाइट इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बताना पड़ता है कि ये स्पेसिफिक सैटेलाइट किस पर्पस के लिए है, ठीक है। तो ऐसे ही स्पाइंग पर्पस के लिए इजराइल ने अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, OFAC-16। तो ये आपने याद रखना है। तो इजराइल ने लॉन्च किया है। तो इजराइल के अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ें, इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। वहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है, न्यू शिकिल। और वहाँ के इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आपने जरूर पढ़ना है, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और वहाँ पर जो कैपिटल है जेरूसलम, वो इस समय वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड प्लेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगली न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो मान लीजिए पक्का आएगी ही आएगी। तो न्यूज़ क्या है
कि अभी हाल ही में श्रीलंका एंड मालदीव्स इन दोनों को रूबेला फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा। तो रूबेला फ्री मतलब रूबेला एक डिजीज़ है, ठीक है, एक वायरस इन्फेक्टेड डिजीज़ है। तो रूबेला एंड मीजल्स इन दोनों से, ये दोनों ही वायरस इन्फेक्टेड है, ठीक है, दोनों ही वायरस हैं। तो रूबेला एज वेल एज मीजल्स इन दोनों से किस दो कंट्रीज को फ्री डिक्लेयर कर दिया WHO ने? एक है मालदीव्स और दूसरी है श्रीलंका। अच्छे से ये याद रखना और ये पक्के वाला क्वेश्चन है। तो WHO जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1948 में बनाया। इसके इस समय हेड कौन है? टेड्रोस एडेनम। वेयर एज मालदीव्स की बात करूँ, मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माली, करेंसी क्या है? रुपया, ठीक है ना, रुपी करेंसी क्या है वहाँ की? रुपया। और वहाँ के प्रेसिडेंट का ना इब्राहिम मोहम्मद सोली। वे श्रीलंका की बात करूँ, कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे कैपिटल वहाँ की ये होगी। करेंसी वहाँ पर भी रुपये चलती है। और वहाँ के इस समय प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपने याद रखने हैं। प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजापक्षा। वेरएस प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजापक्षा। तो ऐसे आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, सारे आपको अच्छे से याद रहेंगे, आई ग्रांटेड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ अब हम ले चलते हैं आपको सिंगापुर। चलिए सिंगापुर चलते हैं अब हम। तो सिंगापुर में देखते हैं अभी नए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बने हैं। तो वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? ली सिंग लॉन्ग, ठीक है। तो आपने ये नाम याद रखना है, ली सिंग लॉन्ग। तो ली लॉन्ग भी आप याद रख सकते हैं। ली लॉन्ग वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं सिंगापुर के। सिंगापुर जिसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, वहाँ की करेंसी जो यूज़ की जाती है वो है सिंगापुर डॉलर, ठीक है। और आपने वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, हलीमा याकूब, ठीक है जी। तो अगली न्यूज़ देखिए, इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए वो कंट्री जिसने भारत पे करीब 200 साल इंडिया में रूल किया था, आज उसी कंट्री में इंडिया की दूसरी सबसे ज़्यादा FDI है। मतलब हम यूनाइटेड किंगडम में दूसरे स्थान पर आते हैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में। तो टॉप पे है अमेरिका और दूसरे में है इंडिया। तो इंडिया यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा, मतलब सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे करने वाला कंट्री है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट FDI होल्डर है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, अभी हाल ही में पोलैंड के भी नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। तो पोलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एंड्रूज डूडा, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, एंड्रूज डूडा न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। पोलैंड जिसकी कैपिटल क्या है? वॉर्सो, और वहाँ की करेंसी क्या है? ज़्लोटी। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे न्यूज़ देखिए, इंडियन ऑरिजिन चंद संतोखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपॉइंटमेंट लगा लीजिए, आएगी एग्जाम में। क्यों आएगी? क्योंकि इंडियन ऑरिजिन है ना ये पर्सनैलिटी। इंडियन ऑरिजिन चंद संतोखी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री नेम सूरिनम। तो सूरिनम नाम की एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन ऑरिजिन जिनका नाम है चंद संतोखी, ठीक है। चंद संतोखी नाम आपने याद रखना है। चंद्रिका प्रसाद ये इनका पूरा और प्रॉपर नेम है। तो ये आप याद रखेंगे सूरिनम के बारे में। सूरिनम जहाँ की कैपिटल क्या है? परमरीबो, और करेंसी वहाँ पर डॉलर चलती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी न्यूज़ देखते हैं इंटरनेशनल में। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में आखिरी न्यूज़ ये आती है, और वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। आज़ाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो 700 मेगावाट का आज़ाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है झेलम रिवर पे। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चाइना के द्वारा पाकिस्तान में बना रहे हैं। देख लीजिए दोबारा फिर चाइना, इंडिया के अराउंड चाइना ही चाइना चल रहा है। तो आज़ाद हाइडल पावर प्रोजेक्ट, आज़ाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो कि झेलम रिवर पे है, तो वो 700 मेगावाट का बनाना स्टार्ट किया गया है पाकिस्तान में। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चाइना के द्वारा। और ये रीजन कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में पड़ता है। वेयर एज जो अंजी खाद रीजन था वो भी जम्मू कश्मीर में, और वो किस रिवर पे था? वो था चेनाब रिवर। तो ये भी आपने याद रखना है, वो चेनाब रिवर पे है। और वेयर एज ये जो आज़ाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये झेलम रिवर पे है। तो आई होप ये चीज़ यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। हमने मिसलेनियस न्यूज़ कर ली है, नेशनल न्यूज़ कर ली है, इंटरनेशनल न्यूज़ कर ली है। अब हम बढ़ते हैं स्टेट न्यूज़ की तरफ, ठीक है। तो हमारे राज्यों में क्या क्या खबरें हैं वो भी हमने एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव जो हमारी स्टेट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं उनको अब हम रीड आउट करते हैं। सो चलिए अब हम करते हैं स्टेट इन न्यूज़। तो देखिए ये लास्ट टॉपिक रहता है हमारी इस वीडियो सीरीज़ का, तो इसको देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। 2 वीक की मैं आपको इकट्ठी कंपाइल करके स्टेट न्यूज़ बता रहा हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। तो सबसे पहले देखिए ओडिशा गवर्नमेंट की बात करें तो ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बलराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स टू लैंडलेस फार्मर्स।
तो उड़ीसा स्टेट में जितने भी लैंडलेस फार्मर्स हैं तो उनके लिए क्रॉप लोन वाली सुविधा लेकर आई है उड़ीसा गवर्नमेंट। तो इसमें देखिए क्या होगा, जितने भी लैंडलेस फार्मर होंगे अंडर द स्कीम बलराम योजना, तो एग्जाम में यही पूछी जाएगी कि बलराम योजना इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। सो बलराम योजना उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत वो लैंडलेस फार्मर्स को क्रॉप लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपने पॉइंट अच्छे से याद रखना है। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट जिसके सीएम कौन है, नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है वहाँ के, गणेशी लाल, और कैपिटल वहाँ की भुवनेश्वर है। और अगर मैं और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, यहाँ पर 2 नेशनल पार्क भी हैं, भित्रकनिका नेशनल पार्क एंड सिंपलीपाल नेशनल पार्क। तो ये भी आपने पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो अगली न्यूज़ है हमारी, कैंपेन ऑफ मिशन वृक्षरोपण 2020 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अभी हाल ही में वृक्षरोपण नाम की एक कैंपेन चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया ये पूछा जा सकता है। सो वृक्षरोपण नाम का कैंपेन चलाया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। सो उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ, वहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और यही आनंदीबेन पटेल अब मध्य प्रदेश की एडिशनल चार्ज संभालेंगी गवर्नर का, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लालजी टंडन जी की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने रिलेट करके याद रखने हैं। और आपने ये भी पॉइंट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है और उसका नाम क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है। अगर आप उस पर एक प्रॉपर स्टडी करेंगे तो ध्यान से, अगर कई बार आपने गूगल सर्च भी किया तब आपको 15 दिख जाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं लेकिन नेशनल पार्क सिर्फ एक ही है, ये आपने प्रॉपरली याद रखना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश देखिए इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो मैं आपको इस लेक्चर में ही मोस्टली जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं मध्य प्रदेश में चल रही हैं वो सारी की सारी रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूज़ है इसको एक बार रीड कर लेते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड इंतजार आपका, ठीक है। सो इंतजार आपका कैंपेन नाम का इंतजार आपका नाम का एक कैंपेन चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी एक डिपार्टमेंट है टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो उन्होंने इंतजार आपका एक कैंपेन चलाया है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स हैं और कैंपेन्स हैं। चलिए एक बार हम उन सबको रिवाइज कर लेते हैं, जो कि मैं आपको हर लेक्चर में रिवाइज करवाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना में आपने याद रखना है अमृत किसको बोला गया है, त्रिकुट चूर्ण को बोला गया है, ठीक है। टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी, और टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए त्रिकुट चूर्ण लाया गया। और ये किस स्कीम के तहत लाया गया, जीवन अमृत योजना के तहत लाया गया। फिर उसके बाद इंतजार आपका, फिर सेल्फी विद टॉयलेट, फिर उसके बाद हमने ये पढ़े थे FIR आपके द्वार, संबल योजना, फिर संजीवनी योजना, किल कोरोना कैंपेन, फिर हमारा घर हमारा विद्यालय, चरण पादुका स्कीम। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक पुलिस वालों के लिए भी जो स्टेट गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश, उनने अपनी स्टेट में जो पुलिस वाले हैं उन्होंने कोविड-19 के समय में बहुत ज़्यादा काम किया, उसके लिए उन्होंने करमवीर नाम के मेडल दिए थे उनके लिए। फिर उसके बाद देखिए दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनके लिए उन्होंने एक टाइटल दिया कोरोना वॉरियर्स का। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके अलावा रोको टोको कैंपेन जो कि अगली न्यूज़ भी है। तो ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स प्लस कैंपेन चलाए गए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आप सभी ने ऐसे इसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। सो अगली न्यूज़ देखते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रिलीफ स्कीम निकारा सम्मान योजना। तो अभी कर्नाटका ने अभी रिसेंटली क्या किया, वहाँ के जो वीवर्स हैं वूलन कॉटन इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाते हैं या काम करते हैं उनके लिए एक स्कीम लेकर आई है जिसका नाम क्या है, निकारा सम्मान योजना, जिसमें 10.96 करोड़ रुपीस वो देगी इन वीवर्स को, ठीक है। तो आपने याद रखना निकारा सम्मान, नाम से नहीं याद रहेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा, आप नाम से हिंट नहीं ले सकते। सो निकारा सम्मान योजना मतलब अगर आपको डेप्थ में ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता आप नहीं बता पाओगे। सो निकारा सम्मान योजना अभी हाल ही में कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अपनी स्टेट में जो वीवर्स हैं उनके लिए, जिसमें 10.96 करोड़ रुपीस उन्होंने इन्वेस्ट किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम जयराम ठाकुर हैज अनाउंस्ड दैट
हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर 100% हाउस होल्ड LPG गैस कनेक्शन वॉज देयर। ठीक है, तो इंडिया का पहला ऐसा राज्य कौन सा बना है जिसने अपने वहाँ पर 100% LPG कनेक्टिविटी कर दी है। सो LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला 100% प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, वहाँ के CM कौन है? जयराम ठाकुर। वहाँ के गवर्नर कौन है? बंदरू दत्तात्रेय। और वहाँ की कैपिटल क्या है? शिमला। प्लस यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है, ये जो उन्होंने हाउस होल्ड LPG 100% कनेक्टिविटी की है, ये सेंट्रल लेवल की एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वेयर एज जो हिमाचल प्रदेश में स्कीम चल रही थी उसका नाम था हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो दोनों स्कीम के तहत दोनों को कंबाइन करके हिमाचल गवर्नमेंट ने अपने वहाँ पर 100% LPG कनेक्टिविटी कंप्लीट करके दिखाई है। तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की न्यूज़ थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक नया अल्टरनेट निकाला है कैम स्कैनर का। तो जैसे कि हम कैम स्कैनर यूज़ करते थे इससे पहले जब वो बैन नहीं हुआ था, तो अब क्या हो गया, अब उसके बाद नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं। जैसे आपने डॉग स्कैनर सुना होगा, कागज़ नाम का एक स्कैनर सुना होगा। ऐसे ही हाल ही में वेस्ट बंगाल की CM जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने वेस्ट बंगाल में एक सेल्फ स्कैन नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो सेल्फ स्कैन ऐप है, ये एज अ स्कैनर ही काम करेगा, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को PDF में कन्वर्ट करने के लिए भी हेल्प करेगा। तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वुमेन सेफ्टी के लिए। सो वुमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना की पुलिस ने क्या किया है, वहाँ पर एक साइबर नाम का कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें क्या होगा, जो वुमेन और चाइल्ड होंगे, चिल्ड्रन होंगे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये सर्विसेज दी जाएगी। तो देखते हैं। A women safety wing, Telangana State Police has launched Cyber campaign in association with Legal Aid Center, Symbiosis Law School, हैदराबाद टू टैकल साइबर क्राइम अगेंस्ट। तो बच्चों और वुमेन के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम होता है उस चीज़ को रोकने के लिए तेलंगाना स्टेट पुलिस ने क्या किया है, वहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम क्या रखा है, साइबर। हर से ही आप याद रख सकते हैं। सो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। वहाँ के CM कौन है? चंद्रशेखर राव। और वहाँ की गवर्नर कौन है? T. मिल्लेराई सुंदरंजन। ठीक है जी। प्लस अभी हैदराबाद की बात करें, वहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है, जो कि 1999 में बना था। और IRDAI के इस समय चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हैज बीन टॉप्ड अमंग द अदर स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। सो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में टॉप पे जो स्टेट रहा वो हमारा स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। सो आप याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स भी यही निकालते जा रहे हैं मध्य प्रदेश। और स्वनिधि योजना, जिसमें हर वर्कर को 10,000 रुपीज़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसमें देखिए, इस स्कीम में जो टॉप पे स्टेट रहा वो कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। मनरेगा में टॉप पे कौन सा स्टेट रहा? उत्तर प्रदेश। करप्शन में टॉप पे कौन सा स्टेट रहा? राजस्थान। कोविड-19 से लड़ाई लड़ते हुए, मतलब कोविड-19 के अगेंस्ट जो प्रॉपर वे से जो फाइट कर रहा है स्टेट, वो कौन सा है? राजस्थान। वो भी ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपने एक्स्ट्रा याद रखने हैं। कोवा ऐप किसने लॉन्च की है? पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने। घर घर निगरानी किसने लॉन्च की है? पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ऐसे जितनी भी न्यूज़ हैं आपने सारी की सारी इकट्ठे कंपाइल कर लेनी है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल कमेंस अ यूनिक कैंपेन टाइटल रोको टोको। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे बात भी की थी इसके बारे में। तो रोको टोको नाम का कैंपेन अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है, जिसमें ये बताया जाएगा कि मतलब हमने लोगों को अवेयर करना है कि जो मास्क नहीं पहनते तो उनको अवेयर कीजिए कि आप मास्क पहनिए, आप ऐसे नहीं तो ये वायरस को फैलाने में आपका योगदान होगा। ठीक है, तो रोको टोको कैंपेन अभी इन्होंने स्टार्ट किया मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। और लास्ट न्यूज़ इस वीक की देखते हैं। तो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में क्या किया है, जो वेस्ट है ना, उस वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है। सो वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने। सो उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट वेस्ट generated in the state to electricity under the initiative titled waste to energy। तो waste to energy टाइटल के अंदर उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ये क्या करने जा रही है कि जो वेस्ट होगा स्टेट में उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया के साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये एक नया काम स्टार्ट करना है विद द टाइटल
वेस्ट टू एनर्जी। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जिसमें हमने मिसलिनियस नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट न्यूज़ के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, क्लियर होती जा रही हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फिनेशिया ट्यूटर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट भी करें, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।